नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको राहुल गांधी के बयानों के बारे में बताना चाहता हूं। लंदन में राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ कहा, उस पर सियासी घमासान के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। देश में विपक्ष सरकार को घेरता है। देश के अंदर विपक्ष सरकार के फैसले को गलत बताता है। सत्ताधारी दल से सीधी टक्कर लेता है। जब चलता है सब कुछ हालत नॉर्मल होता है, क्योंकि यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, यह देश को मजबूत बनाता है। जब यही बातें देश में ना होकर विदेशों में होने लगे और ये तमाम विपक्षी नेता देश में बातें न करने के बाद विदेशों के मंच पर कहने लगे, वो बात बुरी लगती है। चाहे आम लोगों की बात करें या सरकार की बात करें, देश के हर चाहने वालों को चुभती हैं। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर देश में जो घमासान मचा हुआ है, उसके बारे में आपको बात बताऊंगा। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इसे कब समझेगी, यह समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कब समझेंगे, यह भी समझना मुश्किल है। पाकिस्तान के सत्ताधारी पार्टी की उपाध्यक्ष मरियम नवाज कब समझेंगी, यह समझना भी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बदहाल हैं, बदलने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की हालत को सुधारने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन वो कोशिशें नाकाम रही। चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त चुनाव का शोर बहुत तेजी से चल रहा है। चाहे सत्ता पक्ष की मैं बात करूं या विपक्ष की बात करूं, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचने में लग गई हैं। कैसे एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए अगले 24 घंटे अहम हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। रूसी सेना के हमलों ने यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दिया। हर तरफ बम बारूद के निशान हैं, हर तरफ लाशों का अंबार है। अब यूक्रेन को समझ आ रहा है, हथियार इकट्ठा करने से युद्ध नहीं था। खुलेआम हथियार इकट्ठा करने से लड़ाई बढ़ती जाती है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह समझ आने लगा है कि युद्ध, लड़ाई कूटनीति से चलती है और कूटनीति के जरिए लड़ाई जीती जाती है। तो देश की, दुनिया की आवाज को मैं घर घर तक पहुंचाता हूं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और आम नुमाइंदों के बीच में जो बात होती है, वो इस शो के जरिए आपके घर तक पहुंचा। इसीलिए मैं नेताओं की आवाज को आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्वीट के जरिए मीडिया को दी, देश को दी। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद से आम जनता को पेट्रोल
₹9.50 अब सस्ता मिलेगा। डीजल में आम आदमी के लिए ₹7 की कमी हुई है, ₹7 सस्ता हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो अभी तक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹105 से ज्यादा थी, जो अब ₹95 के आसपास हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल के साथ साथ मोदी सरकार ने रसोई गैस को भी सस्ता कर दिया। उज्ज्वला योजना के जरिए ₹200 सिलेंडर सस्ता मिलेगा। यह मोदी साहब की सरकार ने गरीब लोगों को एक फायदा दिया है, लेकिन हालांकि जो तमाम दूसरे लोग हैं उनको उम्मीद थी कि और ज्यादा सस्ता हो, लेकिन कम से कम सस्ता हुआ। इसका फायदा गरीबों को मिलेगा और आम लोगों को मिलेगा। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं। पीसीआर से कहूंगा कि स्क्रीन पर लाइए। देखिए कब कब बढ़ी है महंगाई। अप्रैल 2022 में थोक महंगाई दर 15.08% की थी। मार्च 2022 में थोक महंगाई 14.55% हुई, बहुत तेजी से बढ़ी। इसके अलावा फरवरी 2022 में थोक महंगाई फिर घटी, चूंकि 13.11% तक हुई। ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता गया और घटता गया। जनवरी 2022 में अगर थोक महंगाई की दर की बात करें तो 12.96% हो गया था। तेल के रेट में पिछले 44 दिन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। दिल्ली पेट्रोल का रेट ₹105.41 लीटर प्रति था, यानी और वो घट गया है, सस्ता हो गया है। डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल भी ₹96 के आसपास बिक रहा था। यानी दोनों ही जगह की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा देखिए, दिल्ली, गुड़गांव, गुरुग्राम, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इन तमाम शहरों में जो पुराना डीजल का रेट था, पेट्रोल का रेट था, वो नया यहां पर सामने आ गया है। ये आप एक बार ग्राफिक्स के जरिए देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इसमें कुछ और भी बड़े शहर हैं, मुंबई का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, हैदराबाद का जिक्र करना चाहूंगा। सब जगह में पूरे देश के जो अलग अलग देश के राज्य हैं, जिले हैं, मेट्रो शहर है, उन तमाम जगहों पर भी पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता हुआ है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। महंगाई की जो तेज रफ्तार से गति थी, रफ्तार थी, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। मैं आपको सुनाता हूं क्या कुछ कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है कि देश की जनता को उन्होंने सीधे राहत दी है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले भी अपने वैट में कटौती करी थी और जनता को जो राहत हम लोग दे सकते थे हमने तब भी दी। आज प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय स्तर पर निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे आम जनता को सीधे सीधे फायदा होगा। ₹6 और ₹8 जो पेट्रोल और डीजल में कम हुए हैं, इसके साथ साथ गैस के सिलेंडर में भी ₹200 की जो ₹200 घटाए हैं, उससे आम जनता को और महंगाई को जो कम करना है, कम करने में निश्चित रूप से इसका जो है एक जाएगा, जिससे जनता को सीधे सीधे लाभ होगा। सिलेंडर की दामों की राहत देना हिंदी मुहावरे की याद दिलाता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। आज उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभ उठा रहे हैं, वो मौजूदा ही कीमतों में, पिछले कैलेंडर में ऐसी कोई तारीख नहीं बची कि सिलेंडर के दाम ना पड़े हुए। वो सिलेंडर में आज गैस भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। आप भाजपा का सीधा सीधा फॉर्मूला है, पहले लूटो 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 लूटो, फिर एक दिन थोड़ी सी राहत दे दो। सत्य तो यह है, महंगाई राज में आज भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था देश में अमृत काल आ जाएगा, पर आज देश में महंगाई का अंधकाल फैला हुआ है। जो ये भाजपा जनता को लॉलीपॉप देके ये छुटपुट कटौतियां करके दिखा रही है, सीधी सीधी मांग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 2014 की कीमतें लाई जाएं सिलेंडर, तेल और डीजल की। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद आम जनता में खुशी की लहर है। हालांकि महंगाई से थोड़ी राहत दिलाने का यह कदम काफी ज्यादा काम आएगा और इस सवाल पर लोग खड़े हो रहे हैं। हमारे भी सहयोगियों ने उनसे बातचीत की थी, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, उनकी राय आप भी सुनिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर सरकार ने ये काम किया है तो काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो 105 रुपये है इस टाइम, और अगर 9 रुपये होगा तो लोग और भी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है।
अच्छी बात है सर, इसके लिए और कम होना चाहिए पेट्रोल सर। अभी तो मेरे ख्याल से 105 रुपये कुछ करके है पेट्रोल, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो ये जो कम किया है रेट, अच्छी बात है गवर्नमेंट का, और कम करना चाहिए सर। जो गवर्नमेंट ने करा है ठीक है, अब जो कम करें 9 रुपये और सिलेंडर पे 200 रुपये करें, उससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पे ठीक है जो भी है। वहीं तेल की कीमतों में जो कमी आई है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। क्या कहा है वो मैं आपको सुना देता हूं, दिखा देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र के फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। पीएम फैसले से कई इलाकों में, क्षेत्रों में राहत मिलेगी। पीएम उज्ज्वला सिलेंडर के दाम घटने से राहत होगी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करने के बाद कहा है। हमारे लिए लोग पहले होते हैं, केंद्र के फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो देश सुनता है। विदेश में रहने वाला हर भारतीय सुनता है, हर हिंदुस्तानी सुनता है। लंदन के आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हिंदुस्तान में हंगामा मच गया, देश में सियासी घमासान मचा हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी इन दिनों लंदन में हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं, महुआ मित्रा भी हैं, सीताराम येचुरी जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं, सलमान खुर्शीद भी हैं। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें चर्चा हुई और विषय था भारत में विपक्ष की राजनीति का भविष्य। राहुल गांधी ने 20 तारीख के कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर जिस तरीके से हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेर लिया और लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस की हार के लिए ध्रुवीकरण को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति वाले मुद्दे पर लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष लगातार राहुल गांधी को इसलिए घेर रहा है कि देश के बजाय विदेश में बैठकर जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, इससे हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा बदनामी है। I'm worried that Chinese troops are sitting inside India, and I can see exactly what is happening in Ukraine. My problem with the government is that they don't allow a discussion. Chinese troops are sitting inside India today. Right? They've just built a huge bridge over the Pangong Lake. Why are they doing that? Right? They are setting up the infrastructure. They're obviously preparing for something. Right? But the government doesn't want to talk about it. Government wants to stifle the conversation. That's bad for India. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. देश को भरमा रहा है राहुल का आइडियाज फॉर इंडिया। देश की सियासत को गरमा रहा है राहुल का आइडियाज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष इन दिनों ब्रिटेन में हैं। शुक्रवार 20 मई को लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। देश के लिए अपने विचार, अपनी सोच को दुनिया के सामने रखा, जिस पर हंगामा मचा है। राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा। आर्थिक बदहाली में भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी है। अराजकता के मामले में भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी है। सुरक्षा के मामले में भारत के हालात यूक्रेन जैसे हैं। चीन की सेना
भारत की सीमा के अंदर बैठी है। भारत सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। भारत के बारे में राहुल गांधी के इस बयान को सुनकर कौन भारत आना चाहेगा? कौन विदेशी भारत में पैसा लगाना चाहेगा? जिस संगठन ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, अब उसका भी पक्ष समझ लीजिए। इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के पीछे उनका क्या मकसद था, इसे भी समझ लीजिए। आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस के तहत बिजनेस और पॉलिसी लीडर्स को सामने लाया जाएगा। लंदन, इंडिया और यूरोप में बसे भारतीयों को इसमें शामिल किया जाएगा। उभरते भारत के आर्थिक विकास पर चिंतन मंथन होगा। ब्रिज इंडिया को लगता है कि भारत को हमेशा संकीर्ण सोच के तहत देखा जाता रहा है, चाहे मसला अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो, सामाजिक विकास से जुड़ा हो या फिर पॉलिसी संबंध ही क्यों ना हो। विदेशों में भारत की छवि सुधारने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से ब्रिज इंडिया ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 18 से 20 मई तक 3 दिवसीय इस विशेष सभा का आयोजन किया था। ब्रिज इंडिया के मकसद को समझने के बाद समझना मुश्किल नहीं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी इस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसके बाद शायद ही कोई बिजनेसमैन भारत में निवेश पर विचार करेगा। समझना मुश्किल नहीं कि राहुल के वक्तव्य के बाद शायद ही विदेशों में भारत की छवि में कुछ सकारात्मक सुधार होगा। अब एक और आयोजन का जिक्र भी जरूरी है, जो 22 मई यानी रविवार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही होनी है, जिसका आयोजन कैम्ब्रिज साउथ एशिया फोरम के द्वारा किया जा रहा है और जिसमें चर्चा का विषय है द फ्यूचर ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी भारत में विपक्ष की राजनीति का भविष्य। इसमें भाग लेने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा जैसे लोगों को आमंत्रित किया गया है। अब एक बार फिर राहुल गांधी के बयानों के हाइलाइट्स पर गौर करते हैं तो लगता है कि राहुल गांधी का पूरा फोकस भारत में विपक्ष की राजनीति वाले विषय पर ही रहा, जिसे वे आइडियाज फॉर इंडिया में बोल गए। राहुल ने कहा, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी देश में केरोसिन छिड़कने का काम कर रही है। किसी भी समय एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। चुनावों में कांग्रेस की हार के लिए ध्रुवीकरण और मीडिया जिम्मेदार है। भारत में समाज के निचले तबके का शोषण चरम पर है। ऐसा है राहुल गांधी की सोच का भारत। किसी भी समय यह भारत यूक्रेन की तरह तबाह हो सकता है, श्रीलंका की तरह दिवालिया हो सकता है, पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो सकता है। अब फैसला देश में रहने वाले भारतीयों को करना है। अब फैसला विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरों में होते हैं, तब जो भारत का ताकत घोष सुनने को मिलता है, उसके साथ आगे बढ़ना है, या फिर राहुल गांधी वैश्विक मंचों पर भारत की जो कमजोर और लाचार छवि गढ़ने का काम करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राहुल गांधी भारतीय सियासत के वो नेता हैं जो जितनी बार बोलते हैं बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। देश हो या विदेश, राहुल गांधी के बयान उनकी फजीहत कराते हैं, उनकी पार्टी कांग्रेस की फजीहत कराते हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, राहुल गांधी लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सेमिनार में शिरकत करने गए। लंदन में वो बीजेपी को घेरते नजर आए जैसे वो हिंदुस्तान में घेरते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए जैसे वो हिंदुस्तान में अपनी चुनावी रैलियों में साधते हैं। भारत में उनके एक एक बयान की इस वक्त
समीक्षा हो रही है। भारत में उनके एक एक बयान पर सियासत बहुत तेजी से सुलग रही है और भारतीय जनता पार्टी उनके इन बयानों पर सियासत कर रही है। The government doesn't want to talk about it. Government wants to stifle the conversation. That's bad for India. सुना आपने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और कहां कह रहे हैं। लंदन में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे उनकी खूब फजीहत हो रही है। राहुल गांधी तो लंदन में हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयानों से देश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने देश के माहौल में केरोसिन इस्तेमाल करने का आरोप बीजेपी पर लगाया तो बीजेपी ने भी 84 के दंगों का जिक्र कर कांग्रेस पर करारा पलटवार कर दिया। The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है। आग लगी रहे देश में, सौहार्द बिगड़ा रहे। एक प्रगतिशील मजबूत भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बन रहा है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी ने प्रदेश में देश की छवि को धूमिल करने का काम किया हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं जिन पर उनकी पार्टी की खूब फजीहत हुई और उनकी सियासी समझ पर सवाल खड़े हुए हैं। 2018 में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी बीजेपी को घेरते घेरते देश पर विवादित बयान दे बैठे थे। आज हिंदुस्तान में हमारे लोगों को कहा जाता है तुम दलित हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम दलित हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा बोलोगे पीटा जाएगा। दलित अट्रॉसिटी एक्ट छीन के हम खत्म कर देंगे, स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे। अच्छा, ट्राइबल हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किसान हो, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। माइनॉरिटीज, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। गरीब हो, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? अनिल अंबानी को मिलेगा। राहुल गांधी देश की सियासत में कोई नए नहीं है। करीब 2 दशक से देश की सियासत में सक्रिय है और 2004 से लगातार लोकसभा के सांसद हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी बार बार विदेश में जाकर बहक जाते हैं और वही गलती कर बैठते हैं जिससे कांग्रेस का लगातार बेड़ा गर्क हो रहा है। 90 के दशक में कांग्रेस के खाते में 400 से ज्यादा सीट हुआ करती थी, लेकिन वही कांग्रेस आज सत्ता से महरूम है और सीटों की बात करें तो ये आंकड़ा महज 52 का रह गया है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि समझते ही नहीं। विदेशी धरती से सरकार पर सवाल उठाना तो उनका हक है, लेकिन देश पर सवाल उठाने का उन्हें कोई हक नहीं। आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात की, अपनी पार्टी की अंदरूनी सियासत पर भी बयान दिया, लेकिन कई बात उन्होंने ऐसी कह दी जिन पर विवाद शुरू हो गया। 2018 में भी राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी और 4 साल बाद भी उसी जुमले को दोहरा दिया है। Trying to change the nature of India. See, there is no other organization in India that wants to capture India's institutions. What we're dealing with is a completely new idea. It's an old idea being reborn. And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. Tell us that we should have a cadre like the BJP. And I tell them, the day we have a cadre like the BJP, we will be the BJP. We are a mass party. We are a party that listens to the expression of the Indian people,
We have an organizational structure, but it is nowhere near the organizational structure of the BJP, and it should never ever be. लगातार हार से कांग्रेस चिंता के भंवर में डूबी है और मुद्दों की तलाश कर रही है। लंदन से राहुल गांधी ने कुछ सवाल तो ऐसे जरूर उठाए जो वास्तव में मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों को भी छेड़ दिया जिससे देश की छवि धूमिल होती है। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। बावजूद इसके लंदन से उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ कहा वो वाकई हैरान करने वाला है। राहुल गांधी के ऐसे बयानों से ही आज कांग्रेस सत्ता का वनवास झेल रही है। फिर भी राहुल गांधी हैं कि मानते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के हालात नहीं संभाला गया तो पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम जल्द सड़कों पर उतर सकती है। श्रीलंका की तरह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की आवाम महंगाई से परेशान है। पाकिस्तान में सत्ता बदल गई लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं बदले। आर्थिक हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। इमरान खान फिर से सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं, चुनाव का दबाव बना रहे हैं। मरियम नवाज भी चुनाव का माहौल बना रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो हालात हैं वो किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से अच्छे नहीं बचे। अगले 24 घंटे हैं पाकिस्तान के लिए खास। मरियम माहौल बना रही, डरा रहे इमरान। क्या पस्त पाकिस्तान की गद्दी छोड़ेंगे शहबाज? चुनाव से ही मिलेगा पाकिस्तान को समाधान। पाकिस्तान की हालत है कि संभलती नहीं। पाकिस्तानी नेताओं की आदत है कि सुधरती नहीं। देश बदहाल है, देश को किसी बड़े कर्ज का इंतजार है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज मिलेगा तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभल पाएगी, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपया संभलेगा। लेकिन इन सब के बीच सत्ता के लिए खींचतान लगातार जारी है। पिछले महीने एक लंबे सियासी घमासान के बाद पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव की मदद से इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया। इमरान खान की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। शहबाज शरीफ जोड़ तोड़कर कई सारे विरोधी विचारधारा वाले दलों को एक साथ लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। बावजूद इसके पाकिस्तान में सियासी तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्ता से बाहर हो चुके इमरान खान बेचैन हैं। विपक्ष में बैठे इमरान खान सरकार को चैन नहीं लेने देना चाहते हैं। इमरान खान लगातार अलग अलग शहरों में रैली आयोजित कर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, चुनाव की मांग कर रहे हैं, शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं।
ऐसे में पाकिस्तान के लिए आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुक्रवार को अपनी मुल्तान रैली में इमरान खान ने अपने समर्थकों के बीच आगे का रोड मैप रख दिया है। 25 और 29 मई के बीच इस्लामाबाद रैली आयोजित होगी, बस फाइनल मुहर लगना बाकी है। रविवार को अपनी कोर टीम के साथ पेशावर में बैठक करने के बाद शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महारैली का प्लान फाइनल करने वाले हैं। इमरान खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ महासंग्राम की टेंटेटिव डेट तो सामने रख दी है, बस इसका ऐलान बाकी है। इस्लामाबाद रैली की फाइनल डेट का ऐलान बाकी है। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाल्लाह परसों मैं आपको वाजे कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की इस्लामाबाद रैली बेहद खास होने वाली है। इमरान खान जिस तरह के बगावती तेवर दिखा रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा, शहबाज सरकार के ताबूत में फाइनल कील साबित हो सकती है। इमरान की इस्लामाबाद रैली इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए अपने मार्च में एक लंबे धरने का भी संकेत दिया है। 19 मई को इस्लामाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा, लोगों की भीड़ तब तक इस्लामाबाद से नहीं जाएगी जब तक उन्हें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की तारीख नहीं मिल जाती। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वो है चुनाव। हमें आयातित सरकार नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मदद से आजादी चाहिए। लोगों का महासागर तब तक इस्लामाबाद नहीं छोड़ेगा जब तक हमें चुनावों की तारीख नहीं मिल जाती। इधर इमरान खान माहौल बना रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए जोर लगा रहे हैं। उधर पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज के तेवर कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जल्द चुनाव के संकेत दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज अपनी रैलियों में इस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगी हैं। सामने खड़ी भीड़ से 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत की मांग करने लगी हैं। सरगोजा के मेरे शेरों, मुझे एक आवाज होके बताना, इमरान खान की हुई तबाही, बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है। हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। मैं कहती हूं ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इससे इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। मरियम को पता है कि पाकिस्तान की हालत सुधारने के लिए लोन ही आखिरी रास्ता बचता है और आईएमएफ के लोन का मतलब है तमाम तरह की सब्सिडी की समाप्ति, जिसका सीधा मतलब है पाकिस्तान की जनता पर महंगाई का और बड़ा बोझ। इसी महंगाई ने इमरान खान के खिलाफ माहौल बनाया। अब शहबाज शरीफ सामने हैं, जनता आगे कुछ रिएक्ट करे, इससे तो बेहतर है माहौल बनाते रहना। की तरह आईएमएफ की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत
मरियम नवाज के ऐसे बयान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान की सरकार का लंबे समय तक एकजुट रहना मुश्किल साबित होने वाला है। शहबाज शरीफ के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं, पाकिस्तान की सत्ता में बने रहना उनके लिए भी मुश्किल है। ऐसे में PMLN जल्द चुनाव का ऐलान कर सकती है। राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान की सियासत में नेताओं के चरित्र का संकट भी दिखने लगा है। जब बार बार इमरान खान पर प्रहार कर रही मरियम नवाज पर इमरान खान ने चुटकी ले ली। मुल्तान, मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए। इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है क्यों? मरियम को, इसके भाइयों को, इसके वालिद को, इसके चाचा को, उनके बेटों को, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? केसेस तो इनके सारे पुराने बने हुए हैं। हमारे आने से पहले सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं। केसेस तो इनके दौर के बने हुए हैं। फिर क्या था? पाकिस्तान में बवाल मच गया। मरियम पर इमरान खान के इस टिप्पणी पर घमासान शुरू हो गया। पाकिस्तानी समाज के हर खेमे से इमरान खान के इस बयान पर तल्ख प्रतिक्रिया सामने आने लगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो मरियम नवाज के चाचा भी हैं, उन्होंने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की और कहा, देश और राष्ट्र के खिलाफ आपके अपराधों को आपके नीच हास्य के तहत छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग मस्जिद नवाबी की पवित्रता का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनसे किसी की मां, बहनों और बेटियों का सम्मान करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा, इमरान इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जो एक पार्टी के नेता के रूप में अशिष्टता की खाई में गिर गए। उनकी पार्टी एक राष्ट्र बनाने के लिए निकली, लेकिन लोगों की नैतिकता को खराब कर दिया। इमरान खान के बयान के ऊपर घमासान अपनी जगह है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से करा रही है, लेकिन हालात संभलने का कोई आसार नहीं है। पाकिस्तानी करेंसी की स्थिति इस समय अपने सबसे बुरे दौर में है। डॉलर के मुकाबले ये 200 पाकिस्तानी रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को कराची में 0.08% गिरकर 200.14 पाकिस्तानी रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2 महीने से भी कम के आयात लायक ही बचा है। इसके साथ ही भारी भरकम कर्ज के बोझ में दबे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई है। पाकिस्तान की हालत बिगड़ती जा रही है, बहुत तेजी से श्रीलंका की तरह होती जा रही है। अगर लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की जनता भी सड़कों पर आ सकती है। मौजूदा शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस यूक्रेन जंग को 3 महीने होने को, पिछले 3 महीने से यूक्रेन की धरती खून से लाल हो रही है। यूक्रेन में हर तरफ मिसाइलों का शौर है। पिछले 3 महीने से यूक्रेन से करीब 1 करोड़ लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन के लोग दूसरे शहरों में शरण लेने रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं,
युद्ध में रूस पर आम नागरिकों की हत्या का आरोप लग चुका है। बार बार यह सच वार जोन से सामने आता जा रहा है। बावजूद इसके रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक एक कर यूक्रेन के शहर रूस के कब्जे में आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो यूक्रेन के बूचा इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दो रूसी सैनिक यूक्रेन के 9 नागरिकों को एक इमारत की तरफ ले जा रहे हैं। बूचा शहर का ये वीडियो 4 मार्च का बताया जा रहा है, जो एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। कुछ स्थानीय लोगों ने भी अपने घरों से इस घटना का वीडियो बनाया था। ये रूसी सैनिकों के नरसंहार का वीडियो है। सभी नागरिकों को रूसी सैनिकों ने एक घर में ले जाकर गोली मार देते हैं। वीडियो बनाने वाले लोगों का कहना है कि रूसी सैनिक सभी यूक्रेनियों को एक बिल्डिंग में ले गए, जिसे रूसी सैनिकों ने अपना ठिकाना बना लिया था। इसके बाद गोलियां चलने की आवाज आई। कुछ देर बाद सैनिक बाहर निकल आए, लेकिन यूक्रेनी नागरिक बाहर नहीं आए। बाद में वहां से उनके शव बरामद हुए। बूचा नरसंहार को रूस कई बार नकार चुका है। कई बार कह चुका है कि बूचा नरसंहार में उसके सैनिकों का हाथ नहीं है। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज एक एक कर सामने आने लगी है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बूचा के यावला नुसुका की है। 3 और 4 मार्च की इस तस्वीर में रूसी सैनिक टैंक के साथ शहर में घुस रहे हैं। एक सैनिक बंदूक उठाकर गोली चला रहा है। उधर रूसी सैनिकों ने एक बार फिर से आक्रमण तेज कर दिया है। रूसी सैनिक कई जगहों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रही है। रूसी आक्रमण से यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने इंडस्ट्रियल डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке, абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих. रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना तेजी से यूक्रेन पर कब्जा कर रही है। रूसी सेना ने मारियुपोल, खेरसान और डोनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मारियुपोल में यूक्रेनी सैनिक लगातार सरेंडर कर रहे हैं, अपने हथियार सौंप रहे हैं। हालांकि अभी भी अजोवस्टल स्टील प्लांट के नीचे कई सैनिक छिपे हुए हैं। 24 घंटे में 771 यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। अब तक 1730 सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब इंसानों के दायरे से आगे बढ़कर प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि युद्ध की वजह से अजोव सागर में मौजूद समुद्री जीवों पर संकट आ गया है। असल में मारियुपोल स्टील प्लांट पर रूसी बमबारी की वजह से खतरनाक केमिकल का रिसाव हो रहा है। मारियुपोल सिटी काउंसिल का कहना है कि यह केमिकल अजोव सागर में मिलकर पूरे समुद्री जीवन को मार सकता है।
उधर अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए करीब 3 करोड़ 10 लाख के आपातकालीन सैन्य और मानवीय सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। ये अमेरिकी सीनेट की ओर से करीब 2 दशकों में किसी देश को दी गई सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। अमेरिका से इस राहत पैकेज को मंजूरी बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर मिली है। वही अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन दुनिया भर में इमरजेंसी फूड क्राइसिस से निपटने के लिए 2.3 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने ऐलान किया कि इस रिलीफ पैकेज में 21.5 करोड़ डॉलर तुरंत दिए जाएंगे। ब्लिंकन ने विश्व बैंक के हवाले से बताया कि रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से इस साल अतिरिक्त 4 करोड़ लोगों पर गरीबी और फूड क्राइसिस का संकट आ सकता है। 2016 में जहां फूड क्राइसिस से जूझ रहे लोगों की तादाद 10.8 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 16.1 करोड़ पहुंच गई है। रूस यूक्रेन जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी और जंग जारी हुए करीब 3 महीने होने को है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी जंग पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातों से लग रहा है कि अब उनके हाथ धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन पर रूसी सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।